नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। बात होगी उत्तर प्रदेश के दो एनकाउंटर्स की, उसकी इनसाइड स्टोरी आज हम समझने की कोशिश करेंगे और यूपी पुलिस किस तरीके से कामयाब हुई है, पूरी जो थ्योरी है इन दोनों ही एनकाउंटर्स की, यानी कि पीलीभीत एनकाउंटर और लखनऊ एनकाउंटर, इसे क्रैक करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रणय उपाध्याय हैं और हमारे साथ यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी जुड़ रहे हैं, जिनका एक लंबा अनुभव रहा है। उत्तर प्रदेश के क्राइम को उन्होंने नजदीक से देखा है और किस तरीके के मॉडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल होता है यूपी में क्राइम में, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। इन दोनों ही एनकाउंटर्स को अगर आप देखिए तो इसमें जो इंटर स्टेट क्राइम है वो भी बहुत ही अहम हो जाता है। आखिर क्यों पंजाब से भागे हुए 3 खालिस्तानी आतंकवादी पीलीभीत में आकर छुपते हैं और दूसरी तरफ बिहार के कुछ क्रिमिनल्स जो हैं वो आकर सेंधमारी करते हैं लखनऊ के बैंक में। इन तमाम बातों को हम समझते हैं और प्रणय, सबसे पहले तो ये बहुत ही अहम हो जाता है कि एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो योगी सरकार की है, लेकिन चैलेंजिंग फिर भी ये रहा कि एनकाउंटर तो किया ही जाता है हमेशा ऐसे मामले में, लेकिन किस तरीके से इन क्राइम्स को अंजाम देने में सफल हो जा रहे हैं ये दोनों ही मामले अगर हम देखें। देखिए, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है और जाहिर तौर पर इतनी बड़ी आबादी, यानी अगर आप तुलना करें तो उत्तर प्रदेश की तुलना आप यूरोप के कई बड़े देश उसके अंदर समा सकते हैं। इतना बड़ा है उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से। 25 करोड़ की उसकी आबादी है, यानी पाकिस्तान से ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। तो जाहिर तौर पर किसी भी ऐसे राज्य के अंदर जहां आबादी का घनत्व ज्यादा हो, जहां पर आबादी की संख्या ज्यादा हो, वहां पर अपराध एक बड़ी चुनौती होता ही है। लेकिन अगर आप इन दोनों ही चीजों को देखें, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, दोनों में इंटरस्टेट जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, सिंडिकेट, उसका एक एंगल देखने को मिलता है, जिसके अंदर पीलीभीत को अगर आप देखें तो पीलीभीत की बॉर्डर जो है वो नेपाल से लगती हुई है। यानी पीलीभीत में एक सुविधा मिलती है कि अगर आतंकी चाहें या अगर वहां पे अपराधी चाहें तो वो वहां से बॉर्डर क्रॉस करके भागने की सुविधा हासिल कर सकते हैं, और इसीलिए इस तरीके की जगहों को अपराधी चुनते हैं। ये कई बार देखने को आया है, खासतौर पर जो बॉर्डर रीजन होते हैं। आपने हमेशा देखा है कोई भी जो बॉर्डर रीजन होता है वहां पर अपराध और अपराधियों की जो मोडस ऑपरेंडाई होती है, जिसका जिक्र आप कर रही थी, वो देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप योगी आदित्यनाथ की राजनीति को देखें तो पिछले काफी समय से वो बहुत जोर दे रहे हैं इस चीज के ऊपर कि अपराध रोकना है, कानून व्यवस्था है। और उत्तर प्रदेश की अगर आप राजनीति को देखें, इसके पहले भी चाहे मायावती का कार्यकाल रहा हो मुख्यमंत्री के तौर पर, लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा फैक्टर रहा है। या उसके पहले आप कल्याण सिंह की राजनीति के समय में देखें तो भी लॉ एंड ऑर्डर लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा फैक्टर रहा है जिसके अंदर एक राजनीति की क्विक फेम मिलती है आपको। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल कर लेते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कर्ब लगाते हैं, तो जनता उस चीज को सराहती है। और अगर आप आंकड़े भी देखें, मैं आंकड़े अभी देख रहा था, एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि 2013 से लेकर उत्तर प्रदेश के अपराध के आंकड़ों के अंदर एक सिग्निफिकेंट कमी आई है। कमी जैसे चोरी का अपराध है, तो चोरी का जो आंकड़ा 2014 के अंदर 48,380 घटनाएं दर्ज हुई थी, उसके अंदर एक कमी आई है। और 2020 के अंदर यह आंकड़ा करीब 33,250 हुआ। हालांकि और भी ये कम होना चाहिए। इसके अलावा जो मर्डर की घटनाएं थी वो 5,150 से घटकर 3,779 के करीब हुई। तो ये जो आंकड़े हैं, यानी अगर आप लॉ एंड ऑर्डर पर जोर देते हैं तो इस तरीके की घटनाएं कम होती हैं। लेकिन इंटरस्टेट जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, यानी एक राज्य के अंदर अपराध करके वो दूसरे राज्य के अंदर भाग जाते हैं, वहां शरण लेने की कोशिश करते हैं। और ये केवल उत्तर प्रदेश की चिंता और चुनौती नहीं है, ये बिहार की भी चुनौती है, ये मध्य प्रदेश की भी चुनौती है, राजस्थान की भी चुनौती है, और देश के कई राज्यों के अंदर इसी तरीके की चीजें देखने को मिलती है। इसीलिए जो नेशन वाइड क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम बन रहा है, सीसीटीएनएस, और इसके माध्यम से किसी भी एक जगह अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो जो उसका डेटा है वो सभी जगह फ्लैश हो सकता है, रिट्रीव किया जा सकता है। ये पूरा नेटवर्क बनाने की जो कवायद है वो अभी भी बिल्डिंग इन प्रोसेस है, और कहीं ना कहीं ये अपराधी जो है वो उसके गलियारों के सहारे बचने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। अभिलाषा, बहुत अहम बात आपने कही प्रणय, और इसी पर डॉक्टर विक्रम सिंह आपके पास आएंगे, क्योंकि पीलीभीत का जो एनकाउंटर है वो जॉइंट ऑपरेशन है पंजाब और यूपी पुलिस का। किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि यूपी में विकास दुबे से लेकर मंगेश यादव तक जितने भी एनकाउंटर्स होते हैं वो सुर्खियां बटोरते हैं। इन दोनों एनकाउंटर्स को भी आप कैसे देख रहे हैं? अभिलाषा जी, प्रणय जी, नमस्कार। आपने बिल्कुल सही कहा। दो प्रारंभिक मेरे वाक्य होंगे। ऑब्जर्वेशंस नंबर 1, अगर उत्तर प्रदेश देश होता तो विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश होता।
नंबर दो, एक अपराध ऐसा है, हर अपराध आप कम ज्यादा कर सकते हैं, जगलरी कर सकते हैं, डकैती हो, राहजनी हो, 19-20। हत्या एक इकलौता अपराध है जो आप घटा नहीं सकते क्योंकि लाश मौजूद रहती है। अगर हत्या में कमी आई है, ये सबसे बड़ा मानक है, एसिड टेस्ट है कि अपराध में अभूतपूर्व अप्रत्याशित गिरावट आई है, जिसके लिए यूपी पुलिस और सरकार को मैं बधाई देना चाहूंगा। अब हम बात आते हैं एनकाउंटर्स के ऊपर। एनकाउंटर्स के ऊपर ये एक बहुत ही साहसिक कार्य होता है और एनकाउंटर के बाद मजिस्ट्रियल जांच होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है। लेकिन एक स्पेशल, मैं कहूंगा स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप हर एनकाउंटर की आलोचना करना और पुलिस को कटघरे में खड़ा करना, ये उनका एक समझते हैं कि जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन पुलिस जो है वो अपने हिसाब से चलती है, वो आपकी आलोचना या समर्थन, सहयोग तो जरूर चाहेगी, लेकिन ये उम्मीद करती है आप हमारा सहयोग करें न करें, अपराधियों का सहयोग करने का कष्ट न करें, वरना लाभ के स्थान पे हानि उठा लेंगे। जी, आगे का सवाल। विक्रम जी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हत्या की घटनाओं के अंदर अगर सिग्निफिकेंट कमी आती है तो निश्चित रूप से इसे लॉ एंड ऑर्डर जो एजेंसीज हैं, पुलिस और सुरक्षा बल जो हैं, उसको इसका श्रेय जरूर मिलना चाहिए। लेकिन जब जब एनकाउंटर होता है, सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि फेक एनकाउंटर्स भी इस देश के अंदर हुए हैं, और जब फेक एनकाउंटर्स होते हैं तो इसे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के तौर पर देखा जाता है। और यही वो कारण है जिसके कारण ये सवाल उठाने का मौका भी मिल जाता है लोगों को। आपने इंटरेस्ट ग्रुप का कहा, चूंकि पीलीभीत की जो घटना है, आप अच्छी तरीके से उसकी संवेदनशीलता समझ सकते हैं कि उसको भुनाने की कोशिश या उसके ऊपर राजनीति करने की कोशिश केवल देश में ही नहीं, देश के बाहर भी होगी। बिल्कुल सही। और ऐसे तमाम जो है स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, मैं नाम खुलासा करूं, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल और ये तथाकथित ह्यूमन राइट्स वॉच, इस तरह के तथाकथित स्वयंभू ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, और चूंकि मैंने बहुत ज्यादा, मैं समझता हूँ इनकाउंटर्स की संख्या की मैक्सिमम मैंने ही की है, इनका पहला ही काम होता है कि जैसे गिद्ध मराने लगते हैं, कहीं इनकाउंटर होता है तो गिद्धों की तरह ये टूट पड़ते हैं और पुलिस के ऊपर आरोप कि ये कोल्ड ब्लडेड डेलिबरेट मर्डर है, और उसके बाद ये चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी हैं, सबसे पहले कि इसके ऊपर इंक्वेस्ट से लेकर के पोस्टमार्टम तक, पोस्टमार्टम के बाद इसकी मैजिस्ट्रियल जांच के बाद इन्वेस्टिगेशन, और अगर कोई पीड़ित पक्ष है, कोई पुलिस के खिलाफ अपराध पंजीकृत कराना चाहता है तो पंजीकृत करा सकता है, चाहे वो हत्या का ही मुकदमा क्यों ना हो। असॉल्ट और पुलिस पार्टी जिसने के एनकाउंटर किया है वो भी हुआ है, और उसकी विवेचना उस थाने से नहीं होगी, किसी अन्यत्र थाने से होगी। और इन सब गाइडलाइंस के बाद मैं समझता हूं कि ऐसा कोई पुलिस अधिकारी महामूर्ख होगा या जिसमें आत्मघात का जज्बा होगा जो फर्जी एनकाउंटर करेगा। लेकिन आपकी बात, फर्जी एनकाउंटर होते हैं, और मैं एक आंकड़ा भी देना चाहूंगा, ये 0.5% एनकाउंटर के बारे में प्रश्न चिन्ह लगते हैं, और पुलिस कर्मियों को, अधिकारियों को सजा भी हुई है। और पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश में ऐसे कई पुलिस अधिकारी, कर्मचारी हैं जो आज भी फर्जी मुठभेड़ के आरोपी हैं और जेल में हैं। ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और ऐसे केसेस यद्यपि 0.5% भी अगर हैं, वो भी एक बहुत बड़ा बदनुमा धब्बा है पुलिस की पवित्र वर्दी के ऊपर। लेकिन विक्रम सिंह जी, एक बहुत ही अहम सवाल इसमें उठ रहा है कि पीलीभीत का आखिर क्या कनेक्शन है। आतंकी वहां पहुंचते हैं, वहां पर एक होटल में रुकते हैं, कुछ लोग उनको वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर मुहैया करा रहे थे, ऐसे भी इनपुट्स आ रहे हैं। तो यूपी पुलिस एनकाउंटर में बहुत स्मार्ट है, लेकिन इनपुट को लेकर क्या, आपके इंटेलिजेंस को लेकर क्या? पीलीभीत में कुछ खालिस्तानी मूवमेंट हो रहा था, वहां से लोग जुड़े हुए थे, क्या पता ये आतंकी वहां पर आना जाना कर रहे थे, तभी उन्होंने अपना हाइड आउट उसे बनाया। क्या इन बातों की जानकारी यूपी पुलिस को थी, नहीं थी? ये सवाल उठना तो अब यहाँ पर बहुत ही स्वाभाविक हो गया है। बहुत अच्छा सवाल अभिलाषा जी। मैं चूंकि इस क्षेत्र में वर्षों तक रहा हूं, कई मुठभेड़ें की हैं, पंजाब पुलिस से बिना कोऑर्डिनेशन के ये संभव नहीं है। क्या कारण है कि उत्तराखंड में, पुराने यूपी में नैनीताल जिला जिसका ऊधम सिंह नगर और पीलीभीत लगा हुआ है, वहां पर ये बहुत ही फेवरेट शरण स्थली रही है चरमपंथियों की। और यही नहीं, जिस खालिस्तान जिंदा फोर्स की जिसके 3 मारे गए हैं, गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह और जसनप्रीत सिंह एलियस प्रताप सिंह, इसके पहले भी भिंडरानवाला सैफरन टाइगर्स ऑफ खालिस्तान, बब्बर खालसा और इस तरीके के चरमपंथी तत्व, और ये जो थे खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के थे, खालिस्तान कमांडो फोर्स के, इन तरह चरमपंथी आते क्यों आते थे? पहली चीज, यहां पर हमारे सिख बंधुओं के हजारों एकड़ के फार्म और लगे हुए हैं, पता नहीं लगता कि किसका फार्म शुरू हुआ, किसका खत्म हुआ। खड़े गन्ने के खेत में आप पीलीभीत से एंटर कीजिए और नेपाल चले जाइए, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। दूसरी चीज, उनका जो पारस्परिक गन्ने के खेत में कोई अगर 10-10 दिन भी पड़ा रहे तो मालूम नहीं पड़ेगा कि वहां पर है, क्योंकि वहां पर उनको रोटी उसका इंतजाम होता रहता है। और पंजाब पुलिस, इसके पहले मुझे याद है ना, डीएसपी मक्खन सिंह, अगर मेरी बात सुन रहे हो आपको बधाई,
पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स हम लोगों को इनपुट देते थे, जॉइंट ऑपरेशंस होते थे। तब भी हमने प्रताप सिंह सरपंच का बिजनौर में एनकाउंटर किया था इसी तरीके से, और जनरल पर्पस मशीन गन बरामद हुई थी। इनसे भी अगर आप देखें, आपकी बात इनपुट्स के ऊपर, इनके पास थी AK-47, इनके पास थी ग्लॉक पिस्टल, कुछ सामान अट्टे कट्टे नहीं थे, इनके पास थी ग्लॉक पिस्टल जिनकी एक एक की कीमत लाखों रुपए होती है। भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए। जाहिर है कि पंजाब की इंटेलिजेंस प्राप्त हुई, और गुरदासपुर में इन चरमपंथियों जिनकी सब टीनेजर्स थे, सबकी पैदाइश मैं समझता हूं 2000 के बाद की पैदाइश वाले ये पीलीभीत वाले थे, और उनके एनकाउंटर में पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस थी, और साथ में उन्होंने एक साथ पीलीभीत पुलिस के साथ मिलकर, जिसका नेतृत्व एसपी पीलीभीत स्वयं कर रहे थे। उसके बाद एनकाउंटर होता है, सफल एनकाउंटर। मैं यूपी पुलिस, एसपी पीलीभीत, डीजीपी उत्तर प्रदेश और पंजाब पुलिस को बधाई दूंगा। इसी तरीके से कोऑर्डिनेटेड एक्शन होना चाहिए। इसकी ये गंगोत्री अगर गुरदासपुर कोऑर्डिनेटेड जी, एक्शन होना चाहिए, और इसमें यूपी पुलिस की तारीफ है। लेकिन लखनऊ एनकाउंटर से भी जुड़ा हुआ यही सवाल है मेरा, कि बिहार से आकर एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को अंजाम दे देते हैं क्रिमिनल्स, और फिर उनका एनकाउंटर होता है। लेकिन क्राइम हो ही ना, इसके लिए जो कदम उठाने चाहिए, क्या यहाँ पर कुछ सवाल नहीं उठने चाहिए यूपी पुलिस के कार्यशैली पर? और विक्रम सिंह जी, अभिलाषा के सवाल में मैं अपना सवाल भी जोड़ दूं ताकि आप इसका जवाब एक साथ ही दे पाएं, कि जो पुलिस का काम है वो अपराध को न केवल रोकना है बल्कि अपराधियों को पकड़ना है और उन्हें कानून के सामने पेश करना है। अगर उसमें मामला और नौबत जो है वो एनकाउंटर तक पहुंचती है, तो यूपी पुलिस के ऊपर भी सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं कि भाई, आप एक तो क्राइम रोकने में नाकाम रहे, बल्कि अपराधियों को कानून के पास पर पहुंचाने में भी नाकामयाब रहे, और स्थिति ऐसी आई, और कई एनकाउंटर्स को लेकर सवाल खड़े होते हैं कि भाई पॉइंट ब्लैंक मारा गया, ये कई स्थितियां होती। मैं आपसे बतौर एक्स डीजीपी समझना चाहूंगा कि आखिर वो कौन सी स्थितियां होती है जहां पुलिस के पास एनकाउंटर के अलावा कोई चारा नहीं बचता है? बहुत अच्छा सवाल है आप दोनों का, मैं स्वागत करता हूं। मैंने जीवन में किसी को थप्पड़ नहीं मारा है, लेकिन एनकाउंटर 300 से ऊपर किए हैं। अब आप अगर ये चाहें कि मैं भी जो मेरी फोटो घर में लग जाए और फूल चढ़ जाए तो बात अलग है, लेकिन मेरे भी वही मानवाधिकार हैं जो आपके हैं, जो अपराधियों के हैं। इसलिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, धारा 96 से लेकर धारा 108 आईपीसी के तत्कालीन और वर्तमान में भी जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, उसके अंतर्गत पहले हम आते हैं अपराध शून्य हो जाना। इसको अंग्रेजी साहित्य में यूटोपिया कहते हैं, यूटोपियन फिलॉसफी। वहां कोई अपराध नहीं होते थे, और एक राम राज्य में जहां वहां अपराध। इसके अलावा चाहे महाराजा विक्रमादित्य का हो या औरंगजेब का हो, अपराध तब भी होते थे और अपराध होते। लेकिन आप दो काम अगर कर ले कि आप अपराध और अपराधियों से लाभान्वित ना हो, जो कि आज है, पहले नहीं था ऐसे। आज है कि जो शीर्षस्थ नेतृत्व उत्तर प्रदेश का है, वो अपराध अपराधियों से लाभान्वित नहीं हो रहा है। नंबर 2, आपकी जीरो टॉलरेंस बिरादरी कोई भी हो अपराध करेगा तो उसके परिणाम होंगे कि अगले चौराहे पर यमराज से मुलाकात हो जाएगी या मिट्टी में मिला दूंगा। ऐसे 2 वाक्य मैंने अपने जीवन में नहीं सुने थे, अब सुन रहा हूं, और कष्ट इसी बात का है कि रिटायरमेंट के बाद सुन रहा हूं। सेवा काल में अगर सुन लिया होता तो मेरी कार्य कुशलता और जो उपलब्धियां थी वो कहीं कुछ और ही ज्यादा होती। अब हम बात आते हैं, अपराध होता है तो आपकी क्रिमिनल इंटेलिजेंस से सारा खेल पुलिसिंग का ये होता है कि आपकी क्रिमिनल इंटेलिजेंस ऐसी हो कि अपराध करने से पहले ही दस्तयाब हो जाए और निष्क्रिय हो जाए। नहीं होता है, आप फिर उसकी केस रजिस्टर करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, गिरफ्तार करते हैं, न्यायालय के सामने ले जाते हैं। सबूत अच्छी तरीके से आप प्रस्तुत करेंगे, उसको न्यायालय दंडित कर देगा। आइडियल व्यवस्था यही है प्रणय जी। लेकिन अगर शातिर अपराधी जिनके पास ग्लॉक पिस्टल्स, जो कि पुलिस के पास नहीं है, AK-47 जो थानों के पास नहीं है, अगर दोनों तरफ से गोली चलती है, पुलिस कर्मियों को भी यही अधिकार है अपनी और दूसरों की आत्मरक्षा में न्यूनतम बल प्रयोग करे, और उसमें अगर किसी की जान जाती है, चाहे हमारी या प्रतिद्वंदी की, तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेटिव इंक्वायरी होती है। किसी की इच्छा ये नहीं है कि कोई नाजायज कोई जान जाए, जन हानि हो या किसी और की हानि हो, या किसी प्रकार की कोई हानि हो, धन की या जन की। लेकिन अगर होती है तो उसके तमाम पैरामीटर्स प्रणय जी दिए हुए हैं कि उसकी जांच कौन करेगा, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, और जुडिशियल प्रोसेस है उसकी। लेकिन आजकल जो फर्जी इनकाउंटर के ऊपर जो स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप और स्वयंभू संगठन है, जो कि इस तरीके के आंदोलन जीवी हैं, जो जाके थाने का घेराव पुलिस कर्मियों के विरुद्ध आंदोलन करना। हम तो चाहेंगे कि अगर हमारी कोई त्रुटि हो उसको उजागर कीजिए, अगर हमने कोई त्रुटि की हमारे खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखवाइए, क्योंकि इसका प्राविधान और अधिकार आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी दिया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी दिया है। लेकिन अगर होता है कम से कम तब, अगर जैसे जुडिशियल कमीशन, आपने इसके पहले भी जुडिशियल कमीशन आया था, आपने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पुलिस ने विकास दुबे के मैटर में जस्टिस चौहान का कमीशन आया। बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं विक्रम सिंह जी, लेकिन आपने कहा कि आपने 300 एनकाउंटर किए हैं।
अगर मैं यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली के लिहाज से पूछूं आपसे, तो क्या व्यवस्था होती है कि एक एनकाउंटर के बाद में जब यूनिट लौट के आती है, टीम लौट के आती है, या उसका इस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम देकर लौटती है वापस, तो क्या उसका डीब्रीफिंग के अंदर किसी तरीके का कोई स्क्रूटनी की जाती है कि ये रिव्यू किया जाए कि ये ऑपरेशन फुल प्रूफ है, ताकि आगे अगर अदालत में या जिस तरीके के इंटरेस्ट ग्रुप या विजिलेंटीज का जिक्र आप कर रहे हैं वो सवाल उठाएं, तो उत्तर प्रदेश पुलिस के पास में हाथ खाली ना रहे? क्या व्यवस्था होती है? ध्यान से सुनिए प्रणय जी, अभिलेषा जी, हमारी जिस उम्र पे हम लोग हैं और जो अनुभव है, जब 18-20 आदमियों की टीम लौट के आती है तो जिसको कहते हैं चेहरा पढ़ लिया जाता है। 18 आदमी वो नहीं है जो अंगूठा लगाने वाले हैं, पुलिस विभाग में आए हैं। उसमें बीए एलएलबीज भी हैं, उसमें बीटेक एमटेक भी हैं और उसमें इंजीनियर्स भी हो सकते हैं। उनसे जब इंडिविजुअली आप बात करते हैं तो पूरी बातें सामने आ जाती हैं, और पूरी बातें के सामने आ जाती तो पुलिस का नेतृत्व इसीलिए, क्योंकि नेतृत्व के बाद आपने देखा होगा क्या पीलीभीत और क्या लखनऊ, वरिष्ठ नेतृत्व जाकर के पुलिस कर्मियों से वार्ता करता है, पीठ थपथपाता है, आवश्यकतानुसार अलंकृत भी करता है, तो उसमें कलई सामने खुल जाती है। और कोई भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, मैं कहता हूं कांस्टेबल ही क्यों ना हो या डीजीपी क्यों ना हो, कोई भी फर्जी मुठभेड़, थर्ड डिग्री मारपीट का पक्षधर नहीं रहेगा। मैंने आपसे पहले कहा, मैंने जीवन में किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा है। ये बात दूसरी है कि जब जरूरत पड़ी, जब मरने मारने की बात आती है, ये अवसर मुझे इस प्रदेश ने मुझे प्रदान किए, परमात्मा ने प्रदान किए, परिणाम आपके सामने है। ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर अपराध पंजीकृत नहीं हुए, मेरे ऊपर भी अपराध पंजीकृत हुए, मेरे ऊपर भी सवाल जवाब हुए, मेरे ऊपर भी सीबीआई की विवेचक ने पूछताछ की, वो ठीक था। लेकिन हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। सच्चाई में बड़ी ताकत होती है, और उसके बाद आपके सामने बेदाग बैठा हूं, अलंकृत होकर के बैठा हूं। बिल्कुल। विक्रम सिंह जी, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आपने अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अगर शीर्ष नेतृत्व अपराध से लाभान्वित होता है तो कानून व्यवस्था किसी भी राज्य की जो है वो पराभव की तरफ जाती है, नीचे की तरफ जाती है, और ऐसे में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए बड़ी चुनौती होती है। अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा के आंकड़ों की बात की जाए तो 2017 के अंदर उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर 143 एमएलए ऐसे थे जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे, जो कि उन्होंने अपने एफिडेविट में दिए हैं। और ये आंकड़ा 2022 के चुनाव के बाद जो जीत कर आए हैं एमएलए इस समय विधानसभा में, वो 205 हुआ है। कहीं ना कहीं राजनीति का अपराध से यह गठजोड़ उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक बड़ा फैक्टर है, और कई एमएलए, कई एमपी एमएलए जो हैं वो एमपी एमएलए कोर्ट में जाकर और उसके बाद जेल तक पहुंचे हैं। आपका सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। एज विक्रम सिंह, भारतीय नागरिक, मैं उत्तर देना चाहूं। जो मानक आईएएस आईपीएस और राजकीय कर्मचारी में चपरासी से लेकर डीजीपी तक और चीफ सेक्रेटरी से लेकर के पटवारी तक, वो ये है कि अगर आपके खिलाफ अगर एफआईआर आ गई, आप होंगे मुअत्तल यानी सस्पेंड, और जब तक आप बेदाग वापस ना आ जाए, कृपा करके दफ्तर आने का कष्ट न कीजिएगा। और यही मानक हमारे कानून के, क्योंकि जो मानक आपने हमारे माननीयों के लिए बताए हैं, यही मानक अगर आपको कहीं नौकर रखना हो, अपने लिए अनुचर रखना हो, ड्राइवर रखना हो, या अपने बच्चों के लिए कोई रखना चाहिए गार्जियन जो कि उनको स्कूल ले आए, आप रखेंगे? नहीं रखेंगे। अगर जिनको हम अपने बच्चों की अभिरक्षा के लिए उचित नहीं मानते हैं, तो उनको हम कानून बनाने के लिए माननीय क्यों बनाते हैं? मेरा सबसे बड़ा प्रश्न ये। पहले जैसे एक बार अगर अपराध पंजीकृत हो जाए, पहले आप बेदाग निकल आइए, बाइज्जत, बेनिफिट ऑफ डाउट लेके नहीं। बेदाग जिस दिन वापस आ जाए, पुनः डबल सलाम, डबल सलूट, तब जाइएगा, कानून बनाइएगा। तब तक देश को ये व्यवस्था करनी चाहिए, इतनी बड़ी संख्या में जिनके ऊपर आपराधिक प्रकरण लंबित हो, उनको वहां बैठने के औचित्य के ऊपर देश को विचार करना होगा। आखिरी में थोड़ा सा एक पॉलिटिकल सवाल, सीएम योगी को लेकर भी, बुलडोजर को लेकर कोर्ट की तरफ से डायरेक्शंस आए, और हालांकि बुलडोजर का एक्शन अभी नहीं बिल्कुल भी नहीं रुका है यूपी में। दूसरी तरफ ये एनकाउंटर भी, और योगी रिजीम में जो है वो एनकाउंटर्स की एक लंबी फहरिस्त है। इन दोनों एनकाउंटर्स के बाद भी आपको लगता है कि ये पीठ थपथपाने का मौका राजनीतिक सत्तारूढ़ पार्टी को मिल गया है, और विरोधी दलों को मौका मिलेगा उसमें कमियां निकालने के लिए, खामियां निकालने के लिए? और विक्रम सिंह जी, अगर ये आरोप लग रहे हैं बार बार कि ये एनकाउंटर्स का आंकड़ा बढ़ा है, तो फिर ये आरोप क्या निराधार आप मानते हैं कि अगर ट्रिगर हैप्पी कहा जा रहा है सीएम को? बिल्कुल गलत कहा जा रहा है, सदुपयोग है। बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है। भगवान के भी हाथ में अस्त्र शस्त्र रहते हैं, तो कहीं भगवान तो बहुत ही हिंसा प्रिय है? ऐसा नहीं है। बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता। ट्रिगर हैप्पी हैं तो आप उनको जेल भिजवा दीजिए, आरोप कोरे न लगाइए। लेकिन हमारे यहाँ आरोप लगाने की कमी नहीं है, झूठ का पुलंदा प्रस्तुत करते हैं, पुलिस का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। पहले आप ये देखिए, कंपैरिजन शुड बी बिटवीन कंपैरेबल्स। आप अगर आपको चयन करना हो, आपको अगर किसी को निर्वाचित करना हो, आप दो पिक्चर रख लीजिए अपने सामने। एक पिक्चर उसकी कि उसी सदन में एक मुख्यमंत्री कहता है मिट्टी में मिला दूंगा, और एक पिक्चर वो है
कि जो बाहुबली के कुत्ते से हाथ मिला रहा है, आप किसका चयन करेंगे? उत्तर मत दीजिए, मैं समझता हूं आप उत्तर वही देंगे जो आप और आपके परिवार के लिए श्रेयस्कर होगा। चलिए डॉक्टर विक्रम सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने अपने अनुभव से भी कई बातें एनकाउंटर से जुड़ी हुई हमें बताई है। और इन दोनों ही मामलों में यूपी पुलिस की तो बड़ी सफलता है, पंजाब पुलिस का साथ भी उसने दिया पीलीभीत एनकाउंटर में। देखना है कि आगे जो विवेचना होगी उसके बाद और क्या तथ्य इस एनकाउंटर से जुड़े हुए आते हैं और क्या इस पर सवाल भी खड़े किए जाते हैं। शुक्रिया प्रणय आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, आपका भी शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिएगा ताजा तरीन खबरों के लिए अमर उजाला के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।